जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सारे एग्जाम में ये हिंदी तुम्हारे पास काम आने वाली हिंदी है। इसलिए एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं, तो शून्य से शिखर तक की यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का व्याकरण। और हिंदी सभी को पता है क्या है, तो हिंदी एक भाषा है। भाषा जो शब्द है, दरअसल ये शब्द निकला है संस्कृत से। किससे निकला है? संस्कृत। मूल रूप से शब्द संस्कृत का है, परंतु संस्कृत में हम कहते हैं कि भाषा शब्द का जन्म जो है वो भास धातु से हुआ है। कौन से धातु से हुआ है? भास धातु। भास धातु से जन्म हुआ है किसका? भाषा का। भास मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। तो भास का मतलब क्या होता है संस्कृत में? संस्कृत में भास शब्द का मतलब होता है विचारों को प्रकट करना। भास का शाब्दिक अर्थ होगा विचारों को प्रकट करना। अब अगर हम बात करें विचारों को प्रकट करने की, तो भाई विचारों को प्रकट करना, हम जानते हैं कि विचार तो हमारे मन में उठते हैं, है ना। विचार आदमी के मन में उठते हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं मन में। ठीक है, तो भाषा शब्द भास धातु से आया है और भास धातु का मतलब है विचारों को प्रकट करना। विचार क्या होता है? विचार मनुष्य के मन में उठी एक आवाज होती है जिसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो जब विचार को, मुझे अगर अपना विचार को तुम तक पहुंचाना है, तो मुझे अपने विचार को तुम तक रखने के लिए, तुम सभी तक पहुंचाने के लिए जिस विचार की आवश्यकता पड़ रही, मेरे को जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, वही माध्यम हमारी कहलाती है भाषा। यानी विचारों के अंतर्गत ध्वनि नहीं होती है। विचारों के अंतर्गत कोई ध्वनि होती है? ऐसा होता है कि तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हुआ और आवाज आ गई, बगल वाले को पता चल गया? ऐसा नहीं होता है। विचारों में कोई भी ध्वनि नहीं होती। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है, और ये अध्वन्यात्मक इकाई है का मतलब ये हुआ कि विचारों में ध्वनि नहीं है। इसलिए यदि अगर हमें विचारों को प्रकट करना होगा, तो इसे प्रकट करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, और वही माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यहां से निकल करके आया है भाषा शब्द। ठीक है, भाषा में भी हम लोग हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे भाषा जो है वो सामाजिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति। जो व्यक्ति समाज से अर्जित करता है, जिस समाज में वो पैदा हुआ उस समाज की भाषा सीख जाता है। स्पेन में पैदा हुआ स्पेनिश सीख जाएगा, लैटिन अमेरिकी देशों में पैदा हुआ वहां की भाषा सीख जाएगा, भारत में पैदा हुआ उत्तर भारत में तो विशेषकर हिंदी वगैरह सीख जाएगा, दक्षिण में पैदा हुआ कन्नड़, तेलुगु, मलयालम वगैरह, मराठी वगैरह ये सब सीख जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि भाषा जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से आती है। इसलिए भाषा एक ऐसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है। अंतिम स्वरूप नहीं होता मतलब भाषा हर दौर में बदलती रही है। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश के बाद यहां तक आ गए हम लोग। समझ रहे हो बात को? तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। दूसरा, भाषा देख रहे होंगे कि क्या हो रही है? परिवर्तनशील हो रही है। भाषा का एक मानक स्वरूप हो सकता है, परंतु भाषा परिवर्तनीय रहती है, भाषा अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती। ठीक है भाई। भाषा के प्रकारों में विशेषकर 3 प्रकार आ जाते हैं। एक है मौखिक भाषा, एक है सांकेतिक भाषा और एक है लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है व्याकरण वगैरह। सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझ लें, तो हिंदी जो भाषा है उस भाषा का जन्म हुआ है किस भाषा से? संस्कृत से। संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है। और संस्कृत जो है वो अपने समय में 2 प्रकार से प्रचलित रही है। एक संस्कृत प्रचलित रही है जिसको हमने कहा लौकिक संस्कृत। क्या बोल दिया? लौकिक संस्कृत। और एक संस्कृत प्रचलित रही जिसको हमने कहा वैदिक संस्कृत। तो संस्कृत के भी कितने भाग रहे अपने समय में? 2 भाग। एक तो वैदिक संस्कृत हो गया और एक कौन सी हो गई? लौकिक संस्कृत। वैदिक का मतलब वो संस्कृत भाषा जिसमें वेद लिखे गए। वेद कब लिखे गए? लगभग 1500 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व। 1500 से और 600 ईसा पूर्व के बीच जब वेद लिखे गए, जिस भाषा में वेद लिखे गए वो वैदिक संस्कृत है।
वैदिक संस्कृत की खास बात यह थी कि ये एक बड़ी कठिन स्वरूप वाली भाषा हुआ करती थी, तो हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वो वैदिक संस्कृत समझ पाए। संस्कृत का बड़ा स्टैंडर्ड रूप होता था वैदिक संस्कृत में, इसलिए आप देखोगे जब वेद पढ़ते हैं हम लोग, जब इतिहास में पढ़ते हैं वैदिक काल, तो उसमें मैंने बताया होगा है ना कि वैदिक काल में ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए कई ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, वो इसलिए बनाए गए क्योंकि वेदों को समझना बहुत आसान था नहीं, उनकी जो भाषा थी वो बहुत ज्यादा आसान नहीं थी। इसलिए अनेक ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से वो बात समझाने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ तोड़ करके प्रदर्शित किया गया ताकि हर व्यक्ति के समझ में वो बात आ सके। ये संस्कृत वैदिक संस्कृत थी जिसमें वेद वगैरह लिखे गए, यानी मैं कह सकता हूं कि जिसमें वेद लिखे गए, जिसमें वेदांग लिखे गए, जिसमें पुराण लिखे गए, जिसमें उपनिषद लिखे गए, 4 वेद 6 वेदांग 108 उपनिषद 18 पुराण, जिस भाषा में लिखे गए वो क्या है? वैदिक संस्कृत। दूसरी संस्कृत उस दौर में आम बोलचाल की भाषा भी क्या हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी। और आम व्यक्ति जिस संस्कृत का प्रयोग करता था वो संस्कृत कौन सी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत। आम बोलचाल में जिसका प्रयोग होता रहा। आम बोलचाल में किस प्रयोग, जैसे देखोगे आज मानक एकदम स्टैंडर्ड हिंदी हम आम बोलचाल में यूज नहीं करते हैं, समझ रहे हो? हिंदी बोलते बोलते कई शब्द हम इंग्लिश के ले रहे हैं, कई शब्द हम बीच में अरबी फारसी के ले लेते हैं, समझ रहे हो बात को? हम आवाज कहते हैं, ध्वनि नहीं कहते हैं, समझ रहे हो? कई चीजें हैं जहां पर हमारे पास आज भाषा में परिवर्तन स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो ये परिवर्तन होती रहती है। दूसरा यहां पे हम देखेंगे तो लौकिक संस्कृत जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, और आम बोलचाल की भाषा में हमेशा क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। इस लौकिक संस्कृत में परिवर्तन हुआ तो एक भाषा अस्तित्व में आई, उस भाषा को कहते हैं पाली भाषा। क्या बोल देते हैं? पाली। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ इसमें तो एक नई भाषा अस्तित्व में आई। कौन सी भाषा आई अस्तित्व में? पाली भाषा। पाली भाषा तुम देखोगे किसके समकालीन? बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी रही? पाली भाषा। बुद्धों के समय में जो मतलब बुद्ध जिस समय थे उस समय जिस भाषा का सर्वाधिक विकास रहा वो दौर कौन सा रहा? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म में ग्रंथ है त्रिपिटक। कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक। इस त्रिपिटक की रचना भी कौन सी भाषा में की गई है? पाली भाषा। पाली भाषा का भी थोड़ा सा स्वरूप बिगड़ा तो हमारे पास एक भाषा आई प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या है? तो पाली भाषा का जब थोड़ा सा स्वरूप बिगड़ा तो उसके बाद जो भाषा अस्तित्व में आई वो भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में देखेंगे तो कई परिवर्तन किए गए, जैसा हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी कि ये जैन धर्म की सबसे प्रमुख भाषा हुआ करती। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए। महावीर स्वामी के द्वारा प्राकृत भाषा में दिए गए। तो बौद्ध धर्म की पाली भाषा, जैन धर्म की प्राकृत भाषा। क्लियर है? इसके अलावा ये प्राकृत भाषा का स्वरूप बदलते बदलते अपने पास भाषा का एक रूप आया जिसको हम कहते हैं अपभ्रंश। क्या बोल देते हैं? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का अगला रूप आया, समझ रहे हो? और इसी अपभ्रंश का एक प्रकार है जिसको कहते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। क्या बोल देते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से निकल करके हमारे पास आज की हिंदी भाषा आई है, जिस हिंदी का प्रयोग हम आज कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि भैया लौकिक संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के भी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। क्लियर है इतना? हिंदी भाषा आई। प्राकृत भाषा में जैसे ही थोड़ा सा स्वरूप बदला तो अपभ्रंश हो गई। होता है अगर किसी भाषा का स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया जाए तो अपभ्रंश हो गई या नहीं हो गई? जैसे क्या था प्राकृत भाषा में? प्राकृत भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई यहाँ क्या लिखा गया था प्राकृत भाषा में, देखोगे तो जैसे रामेश्वर, ऐसे मैंने एक उदाहरण काफी पहले प्रस्तुत किया था, रामेश्वर ऐसे लिखा जाता है। प्राकृत भाषा में इसी रामेश्वर को रामेश्वर लिख दिया। क्या लिख दिया? रामेश्वर। यानी अपभ्रंश पड़ गया भाषा में, और इस अपभ्रंश पढ़ने के बाद अपभ्रंश भाषा अस्तित्व में आई। अपभ्रंश के बाद सौरसेनी अपभ्रंश, और फिर हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी भाषा अस्तित्व में आई। ठीक हो गया? बात अगर हम लोग भौगोलिक ढांचे की करें तो उत्तर भारत में हिंदी भाषा का प्रचलन है। लगभग भारत के 8 से 9 राज्य हिंदी भाषा वाले राज्य। समझ रहे हो बात को? जिनमें लगभग हिंदी या उनकी उपबोलियां वगैरह चलती हैं।
संविधान की बात करें तो संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं और उनमें जो है हिंदी भाषा का जिक्र है, देवनागरी लिपि का वर्णन है। बस ये है कि जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो अंग्रेजी में लिखे जाएंगे, अंग्रेजी की स्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे। अब बात आती है हमारे पास सबसे पहली चीज यहां पर कुछ छोटी बातों पर। पहली बात तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम लोग लिपि किसको कहते हैं। लिपि के लिए हम लोग स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, है ना। लिपि के लिए अंग्रेजी में शब्द होगा स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है, लिपि किसको कहा जाता है, क्या बोलेंगे हम, मतलब लिपि अगर हमसे पूछ लिया जाए लिपि क्या है तो हम क्या कहेंगे, लिपि क्या होती है, कैसी होती है, ये हम बता नहीं सकते ऐसे। लिपि का क्या है कि लिपि जो है वो हमेशा प्रयोग होती है लिखित भाषा में। किस में प्रयोग होती है, लिखित भाषा। मौखिक और सांकेतिक की लिपि नहीं होती। आई बात समझ में। लिपि किसकी होती है, लिखित भाषा की होती है। जैसे अगर मान करके चलो मेरे को जैसे अ लिखना है तो देवनागरी में अ इस तरीके से लिखा जाता है, ये देवनागरी लिपि है, समझ रहे हो बात को। ऐसा ही किसी और भाषा में मान करके चलो कोई दुनिया का कोई और लिपि है, गुरुमुखी लिपि में अ दूसरे तरीके से लिखा जाता होगा, अरबी फारसी में अ लिखने का तरीका अलग होगा, उर्दू में अ लिखने का तरीका अलग होगा। यानी प्रत्येक भाषा में अ ऐसा तो नहीं लिखा जाता। उर्दू में अलिफ से शुरुआत होती है, ऐसे लगाया जाता है अलिफ। आई बात समझ में। तो क्या है कि प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि है। लिपि का मतलब है उसका डिजाइन कैसा है। अ का डिजाइन ऐसा है ना, अ अगर हमने ऐसा डिजाइन बनाया तो मतलब ये कौन सी लिपि का डिजाइन है, देवनागरी लिपि का डिजाइन। ये डिजाइन गुरुमुखी लिपि में अलग हो सकता है। तो स्क्रिप्ट का मतलब है कि कैसे उसको लिखा गया है, लिखने का तरीका। अच्छा, भाषा और बोली में बड़ा अंतर होता है, इसी पर क्वेश्चन भी आ गया इस बार। भाषा और बोली में अंतर क्या होता है कि जब हम लोग भाषा की बात करते हैं तो थोड़ा सा बात को समझना। जब हम लोग भाषा की बात करते हैं तो भाषा के कहीं पहले आती है बोली। क्या आती है, बोली। और बोली कहां से आती है, तो बोली आती है ध्वनि से। कौन सी जगह से आती है, ध्वनि से। ध्वनि से विकसित होकर के बनती है बोली, बोली से विकसित होकर के बनती है उपभाषा, और उपभाषा से विकसित होकर के बनती है भाषा। क्या बन जाती है, भाषा। तो यानी भाषा अंतिम चरण है। सबसे पहले विकसित होती है ध्वनि, ध्वनि से विकसित होकर के बनेगी बोली, बोली से विकसित होकर के बनेगी उपभाषा, और उपभाषा से विकसित होकर के बनेगी भाषा। ठीक है। तो भाषा जो है वो एक लंबी प्रक्रिया। सबसे पहले क्या आई, ध्वनि आई। ये तो हो गई अपने पास मौखिक की बात। लेकिन लिखित में हमारे पास भाषा की इस तरीके से अगर मौखिक रूप से देखें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी आ रही है, ध्वनि आ। ये तो मौखिक तरीका हो गया ना कि सबसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि के बाद बोली आई, बोली के बाद उपभाषा आई, और उपभाषा के बाद भाषा बन गई। ये तो हमारे पास मौखिक तरीके से हो गया, ध्वनि के बाद बोली। लेकिन लिखित रूप में ऐसा नहीं होता है। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। कौन सी होती है, वर्ण। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। कौन सा है, वर्ण। वर्ण, वर्ण और ध्वनि में अंतर है ना। जब तक बोल रहे हैं तब तक ध्वनि है, जब उसको निरूपित करेंगे अक्षर के रूप में, किसी प्रतीक के रूप में निरूपित करेंगे तो तब वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। समझ गए बात को। आगे हम लोग मेन बात को शुरू करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्णमाला। क्या चीज है, वर्णमाला। यहां व्याकरण की शुरुआत मान ली जाती है कि व्याकरण की शुरुआत भाई आधिकारिक तौर पर एक चैप्टर से हो जाती है, वर्णमाला। या इस वर्णमाला को वर्ण विचार जो है वो भी कई जगह लिखा जाता है। वर्ण विचार क्या होता है, ये वर्ण विचार या क्या होती है वर्णमाला, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो बच्चों को दिक्कत क्या है कि बहुत सारे बच्चों को वर्णमाला याद नहीं रहती। समय के साथ साथ बच्चे जो है वो समझदार हो जाते हैं और वर्णमाला भूल जाते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला पता होनी चाहिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग ह, क ख ग घ ड़ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह अक्षत्र ज्ञ। ठीक है ना। तो ये वर्णमाला है।
वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी वर्ण हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं उन वर्णों का विभेद करें तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होते हैं स्वर। कौन से होते हैं? स्वर। एक होते हैं व्यंजन। कौन से होते हैं? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन का तो सभी को पता है ना। बात आती है हिंदी में, स्वर से शुरुआत करते हैं तो स्वर कितने होते हैं? 11 हो। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलो आगे बात कर लेंगे वो सब, क्या कौन कितना होता है, कौन कितना नहीं होता। फिलहाल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर 11 जो है वो होते हैं अपने पास, एक तो अ, दूसरा है आ, तीसरा है ई, चौथा है बड़ा ई, फिर है ऊ, फिर दीर्घ ऊ, फिर री, फिर ए, आई, ओ और आओ। ये हो गए अपने पास 11 स्वर। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 स्वर होते हैं। अच्छा, क्या होता है स्वर? स्वर हम बोलते तो हैं स्वर। स्वर का मतलब स्वतंत्र। स्वर का मतलब स्वतंत्र, यानी जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र है वो क्या है? स्वर है। ये बात सिद्ध होती है हिंदी में बहुत सारी बार मैंने तुम्हारी क्लास में भी बात सिद्ध करके बताई है कि स्वर कैसे स्वतंत्र है। अभी भी बता दूंगा। पहले एक बात समझो कि स्वर जो है इसको संस्कृत के अंतर्गत अच कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अच। स्वरों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और अच की संख्या संस्कृत में बताई गई है 13। कितनी बताई गई है? 13। तो स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और अच त्रयोदश अस्ति। अच कितने होते हैं? 13 होते हैं। हिंदी में स्वर 11, संस्कृत में अच 13। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि हिंदी में हम जो ये 11 स्वर देख रहे होते हैं, संस्कृत में इनके अलावा 2 और स्वर होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंदर इनके अलावा 2 और स्वर, एक तो ऐसे री को 2 बार घुमाया जाता है, इसको दीर्घ री कहते हैं। क्या बोल देते हैं? दीर्घ री। एक तो एक्स्ट्रा ये होता है और एक ए होता है जिसको हम लिरी कहते थे हैं। क्या बोल देते हैं? लिरी। इस हिसाब से संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी रहती है? 11। ये ऊपर जो लिखे हैं ये हिंदी के हो गए, अ से लेकर के और आउ तक। ये किसके हो गए? हिंदी के। इसमें 2 और शामिल कर दें, दीर्घ री और लरी, तो ये क्या हो जाएंगे? संस्कृत के स्वर हो जाएंगे जिन्हें अच कहा जाता है। और अच की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अच त्रयोदश अस्ति। ठीक है भाई। बात आती है स्वर कहते किसको हैं? स्वर ही पढ़ लेते हैं आज ध्यान से। स्वर का ध्यान से समझ लेना। स्वर का मतलब होता है, जब भी तुम किसी किताब में देखोगे तो लिखा होगा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोला जाएगा? स्वर कहा। ये बात किस हद तक सही है? स्वतंत्र वर्णों को या कैसे स्वतंत्र वर्णों को, तो बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना, अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, तो बोलते वक्त भी मुंह से एक तो ध्वनि आती है और इस ध्वनि के साथ कुछ हवा भी बाहर आती है। एक तो ध्वनि तो आ ही रही है, इस ध्वनि के साथ क्या आ रही है? कुछ ना कुछ हवा भी बाहर आ रही है, जिसको तुम महसूस भी कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये हवा बोलते वक्त जो कुछ बोलने के साथ बाहर आ रही है, इसको कहा जाता है प्राणवायु। क्या बोला जाता है? प्राणवायु। हिंदी में जब भी हम कुछ बोल रहे हैं, बोलते वक्त मुंह से जो हवा बाहर आ रही है, इस हवा को क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। कहा जाता है कि जब प्राणवायु मुंह के किसी हिस्से को छुए बिना आसानी से बाहर आ जाए तो वह कहलाते हैं हमारे स्वर। तो प्राणवायु क्या है? स्वतंत्र है। अ बोलूंगा, आ बोलूंगा, ई, ऊ, री, ए, आई, इन सब को बोलते हुए प्राणवायु बिना कहीं अवरोध में आए हुए आसानी से बाहर आ सकती है। उसका बहिर्गमन आसानी से हो सकता है। लेकिन यदि अगर प्राणवायु, जब हम कुछ कह रहे हैं और प्राणवायु मुंह के किसी हिस्से को स्पर्श करके आ रही है,
तो तब वो स्वर नहीं है, तब वो किसी अवरोध के सहायता से कहा जा रहा है, वो व्यंजन है। स्वर का असली मतलब क्या है कि प्राण वायु कहीं भी अवरोधित ना होती हो, प्राण वायु स्वतंत्र तरीके से बाहर निकलती हो। अच्छा, इसका उदाहरण समझाने के लिए, जैसे मैंने समझाया भी था, मान के चलो कि एक स्वर ले लेते हैं अ, कौन सा स्वर ले लेते हैं अ, और एक व्यंजन ले लेते हैं क। कोई सा भी व्यंजन, कोई सा भी स्वर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तुम स्वर और व्यंजन में फर्क कैसे समझ सकते हो? अ स्वर है, क व्यंजन है, किताब में तो ऐसे ही लिखा है, लेकिन वास्तविकता में कैसे पता चलेगा कि अ स्वर है, क व्यंजन है? तो तुम अ का उच्चारण थोड़ी देर तक करो, लंबा खींच करके बोलोगे। तुम आधे घंटे बोलते हुए चलो तो ये अ की ध्वनि बनी रहेगी अंत तक। चाहे तुम इसको आधे घंटे खींच लो, तब भी केस की ध्वनि बनी रहेगी अ की। अब क बोलो जरा देर तक, क क्या बनेगा अंत में अ। क की ध्वनि नहीं रहेगी, ध्वनि किसकी रहेगी? अ की ध्वनि रहेगी। क की ध्वनि कहां गई? क में अ निहित है, इसलिए ध्वनि किसकी आ रही है? अ की ध्वनि आ रही। व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसमें स्वर की ध्वनि आ रही है। और स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इसलिए इसमें किसी की ध्वनि नहीं आ रही, इसकी ही ध्वनि है, अ की ही ध्वनि है। आ बोलो, आ कई देर तक बोल सकता आदमी, बोल सकता है नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर तुमको कोई भी दूसरा वर्ण, मतलब ग बोलो थोड़ी देर तक, ग क्या आएगा? अ आया नहीं आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्वर जो है वो स्वतंत्र उच्चारण में आते हैं, और व्यंजन जो है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। साबित होती है ये बात? क्लियर है सबको? ठीक है। व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हल। जैसे संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, ऐसे ही व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। व्यंजन संस्कृत में हल हो गए, स्वर संस्कृत में अच हो गए, ठीक है ना। हिंदी में स्वर और व्यंजन हो गए, सिंपल सी बात है ना। आगे चलेंगे तो स्वरों पर अब हम लोग बात करते हैं इनकी। तो स्वर भैया अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ सभी को पता है ना। यहाँ हमने 11 स्वर लिखे। ये जो 11 स्वर लिखे, इन 11 स्वरों के बाद यहां ध्यान देना, सामने, इधर उधर ध्यान नहीं। देखो अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ और आओ, कितने हो गए टोटल? 11। ये जो 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर हैं किसके? हिंदी के। हिंदी के इन 11 स्वरों में अंत में दो और चीजें हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, अंग और अह। ठीक है, पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? थोड़ा इस अंग और अह को समझ लेते हैं कि ये अंग और अह है क्या। देखो, अंग और अह का मतलब होता है, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह का आज असली मतलब तुमको समझ आएगा। अ के योग से बना हुआ परंतु व्यंजन का भी अर्थ वहन न करे, तो वो क्या कहलाता है? अयोगवाह। समझ गए बात को? अ के योग से बना, अंग किसके योग से बना हुआ है? अ के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, अंग बन गया, ठीक है। अ के बाद विसर्ग लगा दिया, अह बन गया। चिन्ह ही तो लगाए हैं, है तो अ ही, ठीक है। किसके योग से बना है? अ के योग से, परंतु अर्थ वहन नहीं करता है व्यंजन के साथ। अगर मैं तुमको कहूं कि ये जो दो अयोगवाह हैं, ये हिंदी में केवल और केवल, चाहे तुम कहो वर्णमाला में 52 वर्ण है, चाहे तुम कहो, कई सारे बच्चों को इसमें बड़ी डिबेट रहता है, इतने वर्ण है, उतने, जितने वर्ण हैं, अयोगवाह हिंदी में केवल और केवल 11 वर्णों के साथ जुड़ते हैं। कितने वर्ण के साथ जुड़ते हैं? 11 वर्ण। अयोगवाह केवल और केवल 11 वर्णों के साथ जुड़ते हैं हिंदी में, और इन 11 वर्णों को हम कहते हैं स्वर। क्या बोल देते हैं? स्वर। यानी अयोगवाह कभी भी व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। व्यंजन के साथ तो लिखे ही नहीं जाते हैं अयोगवाह। आई बात समझ में? किसके साथ नहीं लिखे जाते हैं? व्यंजन। अब तुम बोलोगे गुरुजी ऐसे तो बजा हजार उदाहरण है, क्यों नहीं लिखे जाते हैं व्यंजन के साथ? कई उदाहरण है। जैसे मेरे पास उदाहरण है कंठ लिखा जाता है ऐसे, जैसे मेरे पास उदाहरण है गंगा लिखा जाता है। तो क भी व्यंजन है, ग भी व्यंजन है, और यहाँ व्यंजन के ऊपर ही अनुस्वार लगा है।
जबकि आप कह रहे हो कि अनुस्वार केवल किस पे लगता है, स्वर पर। अनुस्वार का प्रयोग किस पर होता है, स्वर पर होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास, जैसे मान के चलो मेरे पास शब्द है संबंध। कौन सा शब्द है, संबंध। संबंध में म और न दोनों को प्रदर्शित कौन कर रहा है, अनुस्वार प्रदर्शित कर रहा है। ये छोटी बिंदी प्रदर्शित कर रही है। आई बात समझ में। एक शब्द है हिंदी में चिंता। कौन सा शब्द है, चिंता। चिंता में अनुस्वार हटा दो, चिंता चिता समान है। समझ गए बात को। तो इन सभी में क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, और सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अनुस्वार केवल और केवल किसके साथ लगता है, स्वरों के साथ लगता है। फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहां व्यंजनों के साथ भी लगा हुआ है। इसको थोड़ा समझना चाहिए। समझना कैसे चाहिए, ये जो शब्द मैंने यहां लिखे, इन शब्दों में कभी भी ये ऊपर वाली बिंदी क के ऊपर, ग के ऊपर, सौ के ऊपर या चौ के ऊपर नहीं लगी हुई है। ये बिंदी इनके ऊपर नहीं लगी हुई है। तुम कहोगे दिख तो इन्हीं के ऊपर रही है, लेकिन व्याकरण का विद्यार्थी ऐसे नहीं देखता है। व्याकरण का विद्यार्थी देखता है इसको खोल करके। जब वो देखेगा यहां पे कंठ, तो उसका मतलब ये है कि क जो है, क वास्तव में अ से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना है, अ से। क तो अ से मिलकर के बनता है, ख अ से मिलकर बनता है, ग अ से मिलकर के बनता है। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि निहित होती है नहीं होती है। तो क में भी अ है, और क के ऊपर अनुस्वार हमको दिख रहा है। ये अनुस्वार क के ऊपर नहीं है, ये अनुस्वार इस अ के ऊपर है। समझ रहे हो बात को। क्योंकि ये अंगा इस क के साथ जुड़ करके कन हो गया है, कंठ। आई बात समझ में। इसलिए अनुस्वार हमको इसके ऊपर दिखाना पड़ रहा है। अच्छा, जैसे हम लोग हिंदी में वर्णों को लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इस तरीके से अगर लिखे हैं, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से लिखे हैं, तो इनका मतलब है कि ये केवल क नहीं है, ये कै धन अ है। क्या है, कै धन अ। समझ गए बात को। ये ख नहीं है केवल, ये क्या है, ख धन अ है। ठीक है भैया। ऐसे ही अगर मैं तुमको बोलूं कि बताओ गंगा में किस में लगा हुआ है अनुस्वार, अंगा में लगा है, अ के ऊपर लगा है। गंगा के अंतर्गत पहला शब्द ग के ऊपर अनुस्वार लगा है। ग में भी क्या है, अ है। ग के साथ अगर मैं हलंत लगा दूं तो अ बाहर आ जाएगा। इस अ के ऊपर यह अनुस्वार लगा हुआ है। व्यंजनों पर कभी भी अनुस्वार नहीं लगते। व्यंजनों पर कभी भी क्या नहीं लगते, अनुस्वार नहीं लगते। यानी अयोग वाह जो है वो किसके साथ प्रयोग नहीं होते हैं, व्यंजनों के साथ। अयोग वाह केवल और केवल किसके साथ प्रयोग होंगे, स्वरों के साथ। तो यानी वे वर्ण जिनका प्रयोग केवल और केवल स्वरों के साथ होता हो, किसके साथ होता हो, स्वरों के साथ होता हो, व्यंजन के साथ ये वहन ही नहीं करते हो अपना अर्थ, उन्हीं वर्णों को हम कह देते हैं अयोगवा। और अयोगवा कितने होते हैं हिंदी में, दो होते हैं। कौन कौन से, अंग और अह। बात समझ आई। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या परेशानी, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। अंग और अह, कोई समस्या, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ पे, बात सबको क्लियर है। अच्छा, स्वर कितने होते हैं बताओ, 11। 11 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, 13। संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अच। ठीक है भैया। वे वर्ण जिनमें प्राणवायु मुंह के किसी भी हिस्से को छुए बिना बाहर आ जाए उसको क्या कहेंगे, स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुंह के किसी न किसी हिस्से को छू करके बाहर आए वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन। आई बात समझ में। अच्छा, स्वर और व्यंजन में एक हमने पढ़ा अयोग वाह। सॉरी, अयोग वाह क्या है, तो अयोग वाह अ के योग से बना हुआ, परंतु व्यंजनों के साथ जुड़ करके वहन नहीं होता। बात समझ आ रही है। किसके साथ जुड़ करके वहन नहीं होता है, व्यंजनों। व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ता है। क्लियर है। चलो देखेंगे आगे। पानी वानी नहीं लाए हो, पानी देना थोड़ा। देखो, स्वरों के अंतर्गत क्या है कि यहां पे हम लोग सबसे पहले स्वरों को पढ़ते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताओ।
उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति का मतलब समझते हो ना, है ना, स्वर आए कहां से हैं, कैसे बने हैं स्वर, तभी तो पता चलेगा स्वर क्या है, समझ रहे हो। उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं अपने पास तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। एक होता है अपने पास जिनको हम लोग कहते हैं मूल स्वर। क्या बोल देते हैं? मूल स्वर। एक होते हैं अपने पास सजातीय स्वर। कौन से होते हैं? सजातीय स्वर। और एक होते हैं अपने पास जिनको हम लोग कहते हैं संधि स्वर। क्या बोल देते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर, सजातीय स्वर, क्या क्या होता है ये? तो देखो हिंदी में मूल स्वर केवल 4 हैं। कितने हैं? 4। स्वर हैं कितने टोटल? 11 है ना। स्वर हैं कितने टोटल? 11। 11 में से 4 किस में आ गए? मूल स्वरों में आ गए। ठीक है भैया। मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। कौन सा आता है? री। मूल स्वरों का मतलब क्या है? हिंदी में जितने स्वर हैं सब इन्हीं से मिलके बने हैं। समझ रहे हो बात को? ये होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर से ही मिलकर के सारे बने हैं, फिर चाहे वो सजातीय हो या संधि। अच्छा, कैसे कैसे बने हैं? जैसे यहां मूल स्वरों में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन 4 है? अ, ई, उ और री। अच्छा, सजातीय में कौन कौन है? अ और अ को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अ और अ को मिलाने पर आ बन जाता है। ठीक है। इसी तरह ई और ई को मिलाने पर दीर्घ ई बन जाता है। इसी तरह उ और उ को मिलाने पर दीर्घ उ बन जाता है। बन जाता है नहीं बन जाता है? तो ये सब देखो 3 वर्ण बने और कितने वर्ण बने? 3। तो 4 यहां हो गए और 3 यहां हो गए। कितने हो गए? 7। बचे कितने? 4। 11 ही तो हैं टोटल। तो 4 ये हो गए मूल स्वर। और इनमें भी सजातीय स्वर किसको कह रहे हैं? तो आ, ई और उ। क्यों कह रहे हैं इनको सजातीय? क्योंकि एक जैसी शक्ल वालों से मिलकर के बने हैं। अ से मिलके क्या बना है? आ बना है। ई से मिलके क्या बना है? ई बना है। उ से मिलके क्या बना है? उ बना है। समान दिखने वाले वर्णों से बने हैं, समान वर्णों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इन तीनों को आ, ई और उ, इनको क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर। अ, ई, उ, री, इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर। अब आ जाते हैं कौन से स्वर? संधि स्वर। तो संधि स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर के अंतर्गत हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4। 4 ही तो रह गए। 4 3 7 तो हो गए। अब कितने बचे? 4 रह गए। ठीक है भैया। अब बताओ यहां पर अगर मैं अ के साथ अगर मैं ई को मिला दूं, किसको मिला दूं? ई को, तो मेरे पास बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। अ के साथ अगर मैं दीर्घ ई को मिला दूं तो मेरे पास बन जाएगा आई। क्या बन जाएगा? आई। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर मैं यहां पे अ के साथ उ को मिला दूं, किसको मिला दूं? उ को, तो ये बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। और अगर मैं यहाँ पे अ के साथ दीर्घ उ को मिला दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा आओ। तो ये 4 जो है ये अलग अलग प्रकार के वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं भैया? अ और ई को मिला के क्या बना? ए बना। इसी तरह अ और दीर्घ ई को मिला के आई। अ और लघु उ को मिला के ओ। अ और दीर्घ उ को मिला के आओ। बात समझ आ रही है? तो यहां क्या समझ आया? यहां बात ये समझ आई होगी कि जब हम लोग इनको देख रहे हैं तो ये 4 जो है ये अलग अलग प्रकार के वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं, जबकि ये 3 जो है वो समान वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं। इसलिए इन तीनों को सजातीय स्वर कहा जाता है और इन 4 को संधि स्वर कहा जाता है। इनमें भी मूल स्वर किसको कहा जाता है? तो इन 4 को अ, ई, उ और री को कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इतने में क्लियर रहेगा? कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये तो हो गए अपने पास किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार के बाद सबसे मध्य जिस बात पर बात आती है वो है उच्चारण के आधार पर। किस आधार पर? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर बड़ी दिक्कत बच्चों को रहती है कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर हैं। बड़ा साधारण है,
उच्चारण के आधार पर कोई बड़ी बात नहीं है, उच्चारण के आधार पर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे उच्चारण के आधार पर तुमको एक ध्यान रख लेना है, ध्यान से बात समझो। उच्चारण के आधार पर एक होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर होता है? ह्रस्व। एक स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, या फिर जिनको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, या फिर जिनको हम लोग कहते हैं लघु स्वर। क्या बोल देते हैं? लघु स्वर। ह्रस्व स्वर इसी को कहते हैं, इसी को लघु स्वर कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं एक मात्रिक। क्या बोल देते हैं? एक मात्रिक। ह्रस्व बोले, लघु बोले, एक मात्रिक बोले, वो सब इन्हीं को कहा जाता है। और ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। इसी में हमारे पास दूसरा आ जाता है। दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा हमारे पास आ जाएगा दीर्घ स्वर। कौन सा आ जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आ जाएगा। अच्छा, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर भी अपने पास कितने प्रकार के आएंगे? अपने पास 7 दीर्घ स्वर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7। तो 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 4 अपने पास ह्रस्व स्वर होते। कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। अच्छा, यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या है 7 और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर 7 है, 4 ये हैं, मिला के हो गए कितने? 11। परंतु फिर भी एक और प्रकार का होता है जिसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या बोल देते हैं? प्लुत स्वर। अब यहां बहुत कुछ समझने के लिए है। प्लुत, दीर्घ और ह्रस्व, इन तीनों का थोड़ा सा बच्चे को केवल रटने वाली पद्धति से मामला याद रहता है। देखो, ह्रस्व, एक मात्रिक या लघु जो है ना, वो 4 ही हैं जिनको हमने मूल स्वर कहा था। वो अ, ई, उ और री, जिनको हमने ऊपर उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था कि कैसे स्वर है, मूल स्वर है। कौन कौन से हो जाएंगे? अ, ई, उ और री। समझ गए बात को? ये होता है अपने पास जिसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का जो प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है वो होता है ये। इस तरीके से अगर कहीं पे एक छोटा डंडा लगाया है ना, तो तुम समझ जाना ये किसका चिन्ह है? ह्रस्व स्वर का चिन्ह। समझ गए बात को? इस तरीके से अगर कहीं पे चिन्ह लगा है, एक चिन्ह लगा है, मात्र एस टाइप का बना है, एक चिन्ह लगा है, तुम समझ जाना ये क्या है? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। और अगर यही चिन्ह 2-3 बार लगा दिया जाए, कितनी बार लगा दिया जाए? 2-3 बार, इस तरीके से, तो ये समझ जाना ये किसका चिन्ह है? प्लुत स्वर। समझ गए? ह्रस्व स्वर का चिन्ह केवल क्या है? यहाँ पे एक। अ, ई, उ, री क्या है? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर बाकी जितने बचे वो सब दीर्घ स्वर है। अ के बाद यहाँ पे अ यहाँ आ गया, फिर क्या आएगा? आ आएगा। ई यहाँ आ गया, फिर क्या आएगा? ई आएगा। इसके अलावा उ यहाँ आएगा, क्या आएगा? उ आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और आओ आ जाएगा। ये सब तो होते हैं ना। प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, प्लुत स्वर की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। बात को ध्यान से गहराई से समझते हुए चलो। 4 स्वर तुम बोलोगे यार ह्रस्व में होते हैं, ठीक है। 7 स्वर दीर्घ में होते हैं और टोटल स्वर होते कितने हैं? 11। तो ये प्लुत में 9 कहां से आ गए? बच्चा टेंशन में आ जाता है। टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ। ह्रस्व के अंदर केवल 4 चीजें हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ में कितनी चीजें हैं? 7 चीजें। आ, दीर्घ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। क्या है ना कि यहां अ एक ऐसा वर्ण है। कौन सा वर्ण? अ एक ऐसा वर्ण है, जब तुम इसका उच्चारण कितनी देर तक भी करो, कितनी देर तक भी करो, ये परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ई का उच्चारण थोड़ी देर तक करो, जैसी तुमने ई का उच्चारण थोड़ी देर तक करने की कोशिश की, ई कहा, तब वो ये ई थोड़ी रहा। कौन सा ई हो गया? ये ई हो गया। समझ गए? जैसी तुमने इस ई को थोड़ी देर और खींचा, तो ये ई कौन सा वाला ई हो गया? ये ई हो गया। ई का मतलब ये है, ये हो गया। जितनी देर तुम खींच रहे हो इसको, उतने चिन्ह लगा दिए। समझो प्लुत का असली मतलब। समझ रहे हो बात को?
केवल किताब में से रटना नहीं है, समझना है, बात ध्यान से समझो। दूसरा यहां पे क्या बताया मैंने, ऊ का उच्चारण करो थोड़ी देर तक, ऊ हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे तुमने ऊ थोड़ा लंबा खींचा, फिर तो ये ऊ रह ही नहीं गया, क्या बन गया, ये वाला ऊ। समझ गए बात को। और इसको थोड़ा लंबा खींचने पर क्या बन जाएगा, ये तो ऊ, इस तरीके। अब तुमको समझ आ रहा होगा कि सात तो इन्हीं का खींचा हुआ रूप होता है पुलुत स्वर में, समझ रहे हो। ऐसी में मतलब अगर आ लिख दूं, इसका आ तुमने खींचा इसको थोड़ी देर तक, ये पुलुत हो गया। ऐसे ई पुलुत हो गया, ऊ पुलुत हो गया, ए पुलुत हो गया, आई पुलुत हो गया, समझ रहे हो बात को। ओ आओ, तो कितने पुलुत बता दिए, 7 बता दिए। बचे कितने, 2। इन 2 को हम पढ़ेंगे अभी आगे, इसी वर्णमाला में समझेंगे, आगे पढ़ेंगे आगे, समझ रहे हो बात को। फिलहाल तुमने ध्यान रख लेना कि 7 तो पुलुत पता, 7 पुलुत पता चल गया ना। अरे चले नहीं चले, जो दीर्घ स्वर है इन्हीं को थोड़ा देर तक खींचेंगे तो क्या बन गए, पुलुत बन गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि अ ई उ री, इनको जब भी हम बदलना चाह रहे हैं पुलुत में, तो ये पुलुत में ना बदल करके ये बदल रहे हैं दीर्घ में। किस में बदल रहे हैं, दीर्घ में। तो वे वर्ण जिनका परिवर्तन, ध्यान से मेरी बात को समझना, वे वर्ण जिनका परिवर्तन दीर्घ उच्चारण करने पर, यानी जिनका उच्चारण बढ़ाने पर, उच्चारण का समय बढ़ाने पर, जो वर्ण समय बढ़ाने पर भी पुलुत में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोल देते हैं, ह्रस्व स्वर। यानी जो परिवर्तित ही नहीं होगा पुलुत में, जो पुलुत में कभी बदलेगा ही नहीं, वो कौन सा स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर। बात समझ आई। ह्रस्व हमेशा बदलेगा तो किस में बदलेगा, दीर्घ में, और दीर्घ बदलेगा तो किस में बदलेगा, पुलुत में। बात समझ आ रही। क्या ह्रस्व स्वर पुलुत स्वर में बदल सकता है, नहीं बदल सकता ना। अ का उच्चारण ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अ को छोड़ दो तुम, अ के बाद वाले देखो, ई का उच्चारण, ऊ का उच्चारण, री का उच्चारण नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। अ एक ऐसा वर्ण है जो बीच में फंस जाता है बेचारा, इसलिए हिंदी में अ को एक संज्ञा दी गई है, इसको कहा गया है शहीद वर्ण। क्या कहा गया है, शहीद वर्ण। कभी कभी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा शहीद वर्ण किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, अ को कहा जाता है। समझ गए बात को। बाकी ह्रस्व क्या होते हैं, जिनका परिवर्तन उच्चारण बढ़ाने पर किस में होगा, दीर्घ में होगा। जिनका परिवर्तन पुलुत में नहीं होगा, वो कौन से स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर। समझ गए बात को। जिनका परिवर्तन सीधे पुलुत स्वर में हो जाएगा, वो कौन से हो गए, दीर्घ स्वर। समझ गए। डायरेक्ट परिवर्तन हो रहा है ना, दीर्घ का उच्चारण बढ़ाओ तो किस में बदल जाएगा, पुलुत में। ह्रस्व का उच्चारण बढ़ाओ तो किस में बदलेगा, दीर्घ में। पुलुत में नहीं बदलेगा। समझ गए बात को। ये होता है उच्चारण के आधार। बात समझ आ रही है। एक बच्चा फंस जाता है अपने पास, मेन बात तुमको समझाना चाह रहा हूं मैं। बच्चे को ना दिक्कत कहां हो जाती है कि यार हमारे पास पेपर में पूछता है कि ये बताओ जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते, पूछता है ना कि स्वरों का उच्चारण जीवा के आधार पर, जीवा यानी जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब बच्चे को याद ही नहीं होता है कौन सा अग्र है, कौन सा मध्य है और कौन सा पश्च है। तो बेटा देखो मैं तुमको एक तरीका बताता हूं याद करने का। तुमको कैसे सेकंड भर में याद होगा कि अग्र वाला कौन सा है, मध्य वाला कौन सा है, पश्च वाला कौन सा। तुमको सबको पता है कि स्वर होते कितने हैं, 11। 11 तुमको याद है ही, ठीक है ना। तुमको बस एक बात ध्यान रख लेनी है कि मध्य में केवल एक स्वर आता है, वो है अ। कौन सा है, अ। अ केवल एक स्वर है जो किस में आता है, केवल मध्य स्वर। बाकी सारे जितने बचे 10 जो हैं वो या तो अग्र में आते हैं या तो पश्च में आते। अब कैसे पता चलेगा अग्र वाला कौन सा है, पश्च वाला, याद ही नहीं रहेगा पेपर में। तो तरीका समझ लो। तुमको क्या करना है कि अ के बाद क्या आता है, आ आता है। आ के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आता है, दीर्घ ई। फिर क्या आता है, ऊ आता है। फिर क्या आता है, दीर्घ ऊ आता है। समझ गए बात को। अरे समझ पा रहे हो ना बात को। फिर क्या आता है, री आता है, छोड़ दो। फिर क्या आता है, ओ आता है। फिर क्या आता है, आओ आता है।
ये तुम्हारे किस में आ गए? पश्च स्वर। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है जितने भी 3 लिख करके लिखे जा सकते हैं, जितने स्वर, वो सब किस में आएंगे? पश्च स्वर में, छोड़ करके किसको? अ को। अ किस में आएगा? मध्य स्वर। जितने भी 3 लिख करके लिखे जा सकते हैं। 3 लिख करके क्या क्या लिखा जा सकता है? आ लिखा जा सकता है, ऊ लिखा, ऊ ओ आओ। रहेगा याद? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब 3 लिख करके तुमने इसमें डंडा लगा दिया, ऐसे करके तो ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। समझ गए बात को? 3 लिख करके जो लिखे जा सकते हैं वो क्या है? पश्च है। किसको छोड़ करके? अ क्या है? मध्य स्वर। अब बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बचा कौन कौन? ई बच गया, दीर्घ ई बच गया, ए बच गया, आई बच गया। ये बच गए ना? बच गए। एक और, अरे ठीक है ना? ये क्या हो गए? हमारे अग्र। ये क्या हो गए? मध्य। और ये क्या हो गए? पश्च। याद रहेगा? ट्रिक से याद रख लेना थोड़ा सा, समझ रहे हो? एक आता है ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार। ओष्ठ के आधार पर आते हैं ना। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? 2। एक को कहते हैं आवृतमुखी। क्या बोलते हैं? आवृतमुखी। और एक को कहते हैं वृत्तमुखी। क्या बोल देते हैं? वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब सबको पता है ना? वृत्त का मतलब होता है गोला। तो जब तुम्हारे मुंह का पूरा ऐसा गोला बन जाए तो वो क्या होंगे? वृत्तमुखी। और जब मुंह का गोला ना बन पाए तो वो क्या होंगे? आवृतमुखी। बात समझ गए बात को? अच्छा, वृत्तमुखी आवृतमुखी कैसे पहचाना जाएगा? पहचानने का तरीका बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे को याद रहते हैं, वृत्तमुखी वाले। वृत्तमुखी वाले याद रहते हैं बच्चे को। कैसे याद रहते हैं? जैसे मतलब उ उ ओ आओ, उ उ ओ आओ। इनको बोलते हुए हमारे ओष्ठ जो है ना वो वृत्ताकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वृत्ताकार। कौन कौन से? उ ओ और आओ। समझ गए बात को? दूसरा यहां पे कौन सा मैंने बताया? आवृतमुखी। आवृतमुखी कौन कौन से होते हैं? बाकी जितने बचे सब क्या है? आवृतमुखी। बचा कौन कौन? अ बच गया, आ बच गया। जो भी बचा, अ बच गया, आ बच गया, ई बच गया, ई बच गया, ए बच गया और आई, और एक और। ये सब क्या हो गए? आवृतमुखी। ये क्या हो गए? वृत्तमुखी। ये भी याद रह जाएगा बहुत आसान। अरे जीभ के आधार पर याद रह जाएगा? नहीं, कोई बहुत बहुत वो करने की जरूरत है इसमें, कुछ भी बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग पढ़ेंगे तालव्य के आधार पर। किस आधार पर? तालव्य। तालव्य के आधार पर या तालु के आधार पर। किसके आधार पर? तालु के आधार। तालव्य के आधार पर कौन कौन से प्रकार के वर्ण होते हैं, ये हमको अगला पढ़ने को मिलेगा। तो तालव्य के आधार पर बताने से पहले आज थोड़ी छोटी छोटी बातें बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो, तालव्य या तालु के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से 4 भागों में? तो संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत, 4 भागों में बांटा जाता है। समझ गए बात को? तालु होता क्या है? मान के चलो ये आदमी के दांत है, समझ रहे हो? ऊपर और नीचे के दांत हैं। ऊपर, तुम हंसो नहीं चीजों पे, समझो बात को ध्यान से। ऊपर और नीचे के दांत हैं। दांत के ऊपर हमारे पास, दांत के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है मसूड़ा, होता है ना? अब तुम अपने जीभ से स्पर्श करके अंदर की साइड से मुंह में देखोगे तो जहां तुम्हारे दांत खत्म हो रहे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मसूड़े कहां खत्म हो गए और मुंह का ऊपर वाली छत शुरू हो गई। ये पता ही नहीं चलेगा तुमको, ऐसे स्पर्श करने पे पता ही नहीं चलता है। मसूड़े जहां खत्म होते हैं वहां से एक छत शुरू हो जाती है मुंह की, जो यहां नासिका छिद्र तक जाती है। यहां गले में नासिका छिद्र है, यहां तक ये जो छत है मुंह की वो जा रही। इस छत के नीचे तुम्हारी जीभ है, समझ रहे हो बात को? तो जब तुम्हारी जीभ, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब तुम्हारी जीभ जो है ये इस तालु के अग्र वाले हिस्से को स्पर्श करती है,
जस्ट मसूड़े के ठीक ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं संवृत। क्या बोल देते हैं? संवृत। समझ गए बात को? यानी जब जिह्वा जो है तालु के सबसे अग्र भाग को स्पर्श करती है, इस स्थिति को कहते हैं संवृत। और इस स्थिति में आदमी का मुंह बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। ठीक है ना। जब जीभ जो है वो तुम्हारी जीभ पृष्ठ भाग को स्पर्श करे, किसको स्पर्श करे? पृष्ठ भाग, तालु के पृष्ठ भाग को स्पर्श करे। जब जीभ तालु के पृष्ठ भाग को स्पर्श करती है तो मुंह खुला हुआ हो जाता है। कैसा हो जाता है? खुला हुआ। मुंह खुला हुआ वाली जो स्थिति है इसको कहते हैं विवृत। क्या बोल देते हैं? विवृत। अच्छा, एक स्थिति ऐसी होती है कि तालु पर तुम्हारी जीवा इस तरीके से स्पर्श होती है, यहां अर्ध संवृत और अर्ध विवृत का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुल मिला के बात यह है कि जब जीभ जो है वो सबसे अग्र भाग पर होगी तालु के, तो मुंह बंद होगा, उस बंद को कहा जाता है संवृत। क्या बोला जाता है? संवृत। जब जीभ तालु के सबसे पश्च भाग पर लगेगी तो उस स्थिति में मुंह खुला होगा, जिसको कहा जाता है विवृत। और जब जीभ मध्य भाग पर लगेगी तो आधा मुंह खुला होगा, इसको कहते हैं अर्ध संवृत या अर्ध विवृत। एक ही तो बात है, हाफ क्लोज या हाफ ओपन। संवृत का मतलब है क्लोज, अर्ध संवृत का मतलब है हाफ क्लोज, विवृत का मतलब है ओपन, अर्ध विवृत का मतलब है हाफ ओपन। समझ गए बात को? इसके आधार पर पढ़ेंगे हम आगे कल इस धारावाहिक के अगले एपिसोड में। यहां तक किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया।